नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास के इंट्रोडक्टरी क्लास में आप सभी को स्वागत है। इतिहास के संदर्भ में तीन मौलिक प्रश्न उठते हैं। फर्स्ट कि इतिहास क्या है। सेकंड कि इतिहास के लेखन की शुरुआत कैसे हुई। और थर्ड कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ। हिस्ट्री इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। यहाँ पे हम लोगों को देखेंगे कि किस प्रकार इतिहास पास्ट और प्रेजेंट का, अतीत और प्रेजेंट के समय के दोनों के बीच का ये ब्रिज का काम करता है। दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किस तरीके से हम लोग पास्ट में उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को देखेंगे ताकि हम इसका रेलेवेंसी को समझ सकें। आज के समय इस रेलेवेंसी को, ताकि वो जो पुराने समय में, अतीत के समय में जो गलतियाँ हुई, वो गलतियों को दोबारा ना दोहराया जा सके। इतिहास के संदर्भ में अतीत के समस्त पक्षों के अध्ययन को ही इतिहास का कहते हैं। जैसे इन सभी पक्षों में से, जैसे राजनीतिक पक्ष, पॉलिटिकल फील्ड, सोशियो एंड रिलीजियस फील्ड, कल्चरल फील्ड एंड इकोनॉमिक फील्ड, इन चारों फील्ड के आधारित पर हम लोग अध्ययन करें इतिहास को, तो ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट्स कहलाएगा। ब्रॉड एस्पेक्ट्स, ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स। और इतिहास के संदर्भ में साइंटिफिक स्टडी करें, जितने भी पास्ट में मानवीय अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन करें। वैज्ञानिक अध्ययन जैसे एविडेंस के आधार पर, किसके आधार पर? एविडेंस के आधार पर। एविडेंस के आधार पर, प्रमाण के आधार पर देखें तो जैसे इतिहास में जितने भी कुछ हुए हैं तो बहुत सारे प्रमाण के आधार पर है, और बहुत सारा प्रामाणिकता उसको नहीं मिला है। प्रमाण के आधार पर देखें, स्रोत के आधार पर देखें तो जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। फिर इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्स में भी, पुरातात्विक स्रोत में भी देखेंगे तो पुरातात्विक स्रोत में भी, तो उसमें खुदाई करने के बाद भी बहुत सारे चीज़ अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त मिल सकती है। जैसे कॉइन, इंस्क्रिप्शन, कई राजा महाराजाओं का अभिलेख भी प्राप्त है। तो ये हमें जानकारी आर्कियोलॉजिकल से, ये प्रमाण के आधार पर है। फिर इसके बाद सेकेंड है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स जो साहित्यिक स्रोत के बारे में, इस साहित्यिक स्रोत जो है बुक्स वगैरह जितने भी लिखे गए हैं, किताबें, पुस्तकें, तो इसमें जो है दो टाइप्स का, इसमें भी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस हो सकते। वो किताब धार्मिक किताब हो, और हो सकती है वो किताब नॉन रिलीजियस भी हो। और थर्ड जो है फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी वृत्तांत, विदेशी लोग यहाँ पे आए और कुछ भारतीय इतिहास के संदर्भ में पुस्तकें लिखे, तो इसे हम क्या कहेंगे? विदेशी वृत्तांत। फिर इसके बाद इतिहास के डायमेंशन को देखेंगे हम, तो एक नैरो एस्पेक्ट होता है और एक ब्रॉड एस्पेक्ट होता है। नैरो एस्पेक्ट में हम देखेंगे किसी एक पक्ष का अध्ययन करेंगे, किसी भी एक पक्ष का अध्ययन करें। जैसे हम मान लेते हैं राजनीतिक पक्ष, तो कुछ इतिहासकारों ने क्या किया, इसे एक पक्ष का अध्ययन करके, एक पक्ष का सिर्फ अध्ययन किया और इतिहास को लेखन शैली में वैसा लिखा कि सिर्फ एक पर राजनीतिक पक्ष। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक राजनीतिक पक्ष को देखते हुए राजनीति के आधार पर इतिहास को लिखने को कोशिश किया, समझने को कोशिश किया। और जबकि ब्रॉड एस्पेक्ट में हम देखेंगे तो वो सभी एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, जिसमें पॉलिटिकल भी शामिल हो, इकोनॉमिक भी शामिल हो, कल्चरल भी और सोशो रिलीजियस भी शामिल हो। इन सभी चारों एस्पेक्ट्स को देखेंगे
तो ये एक ब्रॉड एक्सपेक्ट्स के नज़रिए से देखेंगे। इसके बाद इसमें एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी होगा, निगेटिव एक्सपेक्ट्स भी होगा। मतलब एक उज्ज्वल पक्ष होगा, एक अंधकारमय पक्ष होगा। उज्ज्वल पक्ष में किसी भी इतिहास में, किसी भी इतिहास में देखेंगे तो उसके दो पक्ष होंगे, कुछ उसके प्रॉज होंगे, कुछ उसके कॉन्स होंगे। प्रॉज में जैसे उस समय का हम जिस समय का टाइमलाइन होगा, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे वहाँ का धार्मिक सहिष्णुता कैसा था, रिलीजियस टॉलरेंस था या नहीं वहाँ के। उस समय में भारत ने दर्शन का विकास किया, जिसमें से दर्शन में षड दर्शन, 6 इंडियन फिलॉसफी का बात करेंगे। भारत ने और क्या किस पर बल दिया, फोकस और डेवलप किया, तो मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में, केमिस्ट्री में हमारे बहुत बड़े विद्वान कर्नाड ने दिया था। ये सब सारे चीज़ हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो डेवलप द योगा एंड मेडिटेशन, योग और मेडिटेशन का विकास या ध्यान कौन, भारत ने ही दिलाया। फिर इसके बाद इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखेंगे, भारतीय इतिहास का महिमा मंडन करना, ग्लोरीफाइंग द इंडियन हिस्ट्री, भारतीय अतीत का ग्लोरीफाइंग महिमा मंडन हुआ। जब इसके हम अंधकारमय पक्ष को देखेंगे, इसके कॉन्स को देखेंगे, तो इसमें साथ ही साथ ये पैरेलल चल रहा था, पॉजिटिव के साथ निगेटिव में ये रहा कि कास्ट सिस्टम बहुत चरम पे था, पीक पे था। चाइल्ड मैरिज था, सती प्रथा था, जौहर प्रैक्टिस था, दास प्रथा था, शिशुवध था, महिला शिक्षा पर रोक था। ये सब जो भी था, ये सारे का क्या था, निगेटिव थे, अंधकारमय पक्ष। इसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे कि इस फंडामेंटल क्वेश्चन में कि इतिहास क्या है, तो इतिहास से क्या है, अतीत के समस्त पक्षों का अध्ययन करें, यही क्या है इतिहास है। और समस्त पक्ष में क्या आ जाएंगे, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशियो एंड रिलीजियस एस्पेक्ट, और कल्चरल एस्पेक्ट, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। अब हम लोग इतिहास के लेखन को देखेंगे। तो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ, तो हिस्टोरियन के द्वारा, इतिहासकारों ने इतिहास लिखा। तो हो सकता है जो इतिहासकारों ने लिखा ना, किसी एक पक्ष से प्रभावित हो। तो पहला है कॉलोनियल हिस्टोरियंस या इम्पेरियल हिस्टोरियंस, कॉलोनियल हिस्टोरियंस या इम्पेरियल हिस्टोरियंस। ये है साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक इतिहास का। इसमें साम्राज्यवादी विचारधारा से ये प्रभावित रहेंगे। ऐसे हिस्टोरियन जो साम्राज्यवादी को बढ़ावा देंगे, वो नस्लवाद पर आधारित रहेगा, रेसिज्म पर वो आधारित रहेगा। जैसे ये पहले से ही मानकर चलेंगे कि जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न कहने का मतलब यूरोपियन, या जो इम्पेरियलिस्टिक थॉट को मानता है, या जो साम्राज्यवादी को बढ़ावा देता है, तो ये पहले से ही मानकर चलेंगे कि वेस्टर्न जो है वो सुपीरियर है, और जो एशियन और अफ्रीकन है वो इन्फीरियर है। वेस्टर्न आर सुपीरियर एंड ब्लैक एंड ब्राउन आर इन्फीरियर। तो यहाँ इंडिया को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश किया जाएगा। ये शुरू से ही मान के चलेंगे कॉलोनियल हिस्टोरियंस कि वेस्टर्न सुपीरियर है, ब्लैक एंड ब्राउन जो है इन्फीरियर है। मतलब एशियन और अफ्रीकन ये क्या है, इन्फीरियर है, हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश किया जाएगा। ये नैरो एक्सपेक्ट को देखेंगे, ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपेक्ट के आधार पर हिस्ट्री को लिखने का कोशिश करेंगे। और इनका जो अपना जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखेंगे और पॉलिटिकल एस्पेक्ट, तो ये नैरो एस्पेक्ट से रहेंगे। इसमें से कुछ हिस्टोरियन जैसे वैरेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स और जेम्स मिल, वैरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स और जेम्स मिल कॉलोनियल हिस्टोरियन से है। ये तीनों कौन है, कॉलोनियल हिस्टोरियन से है, साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसके बाद नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, राष्ट्रवादी विचारधारा। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखा, जो रेसिज्म पर आधारित था, और वेस्टर्न आर ऑलवेज सुपीरियर देन द एशियन एंड अफ्रीकन। तो नेशनल हिस्टोरियन का मानना था कि ये लोग
जो किसी एक नैरो एस्पेक्ट को लेकर चल रहे हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को मात्र, तो वो इन इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ये काउंटर करेंगे। इनका मानना रहेगा कि सिर्फ पॉलिटिकल आधार पर देखना इतिहास को ये उचित नहीं होगा, सोशियो कल्चर ये सब भी है, ये सब आधार पर भी हिस्ट्री को देखने का नज़रिया दृष्टिकोण होना चाहिए। उसमें से राजेंद्र मित्र, पांडुरंग काने और डी आर भंडारकर ये थे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित। जब भारत आज़ाद हुआ तो कॉलोनियल हिस्टोरियन ने क्या किया, अपने में सुधार लाया। जो ये सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देख रहे थे, फिर वो अपने आप में सुधार ला करके एक नया विचारधारा आया। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ये अपने आप में सुधार लाया, रिफाइन किया अपने आप में। तो ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देख रहे थे, अब वो नॉन पॉलिटिकल फील्ड में भी कोई भी दृष्टिकोण को बढ़ाया। जैसे ए एल वैसम और वी एस स्मिथ, ये जो है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन से प्रभावित है। ये विचारधारा है, ये 5 विचारधारा है कि इतिहासकारों ने ये अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित है। ए एल वैसम जो है, इन्होंने किताब लिखा वंडर डेट वाज इंडिया, इनका फेमस बुक है ये वंडर डेट वाज इंडिया, ए एल वैसम। और वी एस स्मिथ, ये 2 जो हिस्टोरियंस है, बड़े हिस्टोरियन, ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन से प्रभावित है। इसके बाद चौथा जो है आज़ादी, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन आज़ादी के बाद ये अपने आप को क्या किए, रिफाइन किए, और फिर ये सुधार करके कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस हुआ। फिर इसके बाद एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन में जो है, ये हमेशा जो पर्सपेक्टिव अपने बेस पे रखेंगे, ये इकोनॉमिक बेस रहेगा। ये किस पर आधारित रहेगा, ये हमेशा इकोनॉमिक बेस्ड रहेगा, अर्थ के आधार पे देखा जाएगा ये। इसमें 2 फेमस है, डी डी कोसाम्बी और बिपिन चंद्र, डी डी कोसाम्बी और बिपिन चंद्र। ये इतिहास को किस नज़रिए से देखेंगे, इकोनॉमिक बेस्ड। इसके बाद एक नया न्यू अप्रोच आया। ये 4 हिस्टोरियंस जो है अलग अलग विचारधारा है, जो कैसे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हिस्ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो है पहले कॉलोनियल, फिर नेशनलिस्ट, और आज़ादी के बाद जो है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, और फिर इसके बाद मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। अब इसका एक नया अप्रोच जो है इतिहास में, वो है सबाल्टर्न हिस्टोरियंस। सबाल्टर्न हिस्टोरियंस जो है, ये हमेशा इनका जो पर्सपेक्टिव रहेगा मास को लेते हैं, मासेस, मतलब ये जनता, किसान, मजदूर, महिलाएं, ये सब के दृष्टिकोण के आधार से देखना जरूरी है हमें। मजदूर, महिलाएं और किसान के दृष्टिकोण से देखना जरूरी है हमेशा, पर्सपेक्टिव ऑफ मासेस। और हिस्ट्री जो है हमेशा बिलो, मतलब जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं, उसके हिसाब से हिस्ट्री को देखना ज़रूरी है। उसमें से एक इटालियन हिस्टोरियन हुआ एंटोनियो ग्राम्स्की, और इंडियन हिस्टोरियन हुआ रंजीत गुहा। यही दोनों ने आगे चल कर के सबाल्टर्न हिस्टोरियन को बढ़ावा मिला। सबाल्टर्न हिस्टोरियन ये एक नया अप्रोच है, न्यू अप्रोच इन हिस्ट्री। तो ये 5 राइटिंग ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास के लेखन का। कॉलोनियल हिस्टोरियन और नेशनलिस्ट। कॉलोनियल हमेशा अपने आप को किस रेसिज्म के आधार पर देखेगा, हमेशा ये नस्लवाद पर आधारित रहेगा। वेस्टर्न हमेशा सुपीरियर रहेगा, और ब्लैक और ब्राउन क्या रहेगा, इन्फीरियर रहेगा। मतलब एशियन और अफ्रीकन जो रहेगा, ये हमेशा निम्न दिखाया जाएगा, हमेशा डाउन प्लेड इंडियन। नेशनलिस्ट में हो गया डी आर भंडारकर, राजेंद्र मित्र। इसका कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस अपने आप में सुधार लाएगा, कौन, कॉलोनियल हिस्टोरियंस, जिसमें ए एल वैसम है और वी एस स्मिथ है। मार्क्सिस्ट हमेशा इकोनॉमिक बेस्ड पे देखेगा, और सबाल्टर्न जो है पर्सपेक्टिव ऑफ मासेस के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ मासेस, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, किसान, मजदूर, महिलाओं के दृष्टिकोण से देखेगा। फिर इसके बाद लेखन का जो शैली हुआ है, ग्रीक हिस्टोरियंस हुआ है हेरोडोटस, एक ग्रीक हिस्टोरियंस है
हेरोडोटस। हेरोडोटस जो ग्रीक हिस्टोरियन है, इसका पहली पुस्तक का नाम है द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज या द हिस्टोरिका। द हिस्ट्री, इस पुस्तक में इस पुस्तक में इन्होंने लिखा कि भारत के बारे में वर्णन किया है। इसमें जो हकमनी साम्राज्य है, एक्मेनिड एम्पायर जो है, हकमनी साम्राज्य, फारस के साम्राज्य जो है, फारस के साम्राज्य उस समय बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ था, जिसमें दारा फर्स्ट जो है भारत के जो नॉर्थ वेस्ट का जो 20वां प्रोविंस बनाया 500 बीसी पहले। तो इस पुस्तक में यही जिक्र किया गया है भारत के बारे में कि दारा फर्स्ट जो है उत्तर पश्चिम, जो भारत का जो उत्तर पश्चिम प्रांत है वो 20वें प्रांत के रूप में घोषित किया। कौन? दारा फर्स्ट। अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर इसके बाद पाकिस्तान, ये सब जो इलाका है ये 20वें प्रांत के रूप में घोषित किया। कौन? दारा फर्स्ट। कौन सा एम्पायर था उसमें ना? हकमनी एम्पायर या एक्मेनिड एम्पायर। कॉलोनियल हिस्टोरियंस जो है, जो फर्स्ट जो कॉलोनियल हिस्टोरियन जो हम लोग देखें, कॉलोनियल हिस्टोरियन वैरेन हेस्टिंग, तो उसी में एक है जेम्स मिल। कॉलोनियल हिस्टोरियन का मानना है कि प्राचीन काल में इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये हमेशा क्या करेगा, अपने आप को रेसिज्म के आधार पर और हमेशा इन्फीरियर दिखाएगा, किसे? ब्लैक एंड ब्राउन को। तो इसलिए लोग भारतीयों को प्राचीन काल में इतिहास का लेखन का ज्ञान ही नहीं था। ये किसका मानना था? कॉलोनियल हिस्टोरियन का। ये हमेशा मानते आए हैं कि प्राचीन काल से ही भारत जो है वो शासित होते रहा है, पहले शक, कुषाण, मुस्लिमों के द्वारा। इसमें जेम्स मिल का मानना है कि भारत जो है वो पहले हिंदुओं को प्रति शासित था, फिर मुस्लिम और फिर अब जो है ब्रिटिश काल। कॉलोनियल हिस्टोरियंस के विरोध में एक डॉक्टर कीथ का मानना है कि भारत के जो है प्राचीन काल का इतिहास का जो लेखन है वो सुव्यवस्थित ढंग से था, पूरी तरीके से ज्ञान भारतीयों को था, ना कि जैसे जेम्स मिलर जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस कह रहे थे कि ये प्राचीन काल में इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि राजतरंगिणी के जो कलहन का पुस्तक है 12वीं सेंचुरी AD में जो लिखा गया, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पर आधारित लिखा गया है। ये सुव्यवस्थित ढंग से भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। कश्मीर। फिर इसके बाद अर्थशास्त्र, कौटिल्य जैसा महान अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा, जिसमें सप्तांग थ्योरी, फिर किस तरीके से पड़ोसी राज्य के साथ मित्र, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे होना चाहिए, इस सारे अर्थशास्त्र में लिखा हुआ, कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए। तो ये सुव्यवस्थित ढंग से ही तो है। फिर इसके बाद अशोक के इंस्क्रिप्शन, खारवेल, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन, कुमारगुप्त, फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, मुद्रा राक्षस, ये सभी जो है ये एविडेंस है कि भारत को इतिहास के लेखन का ज्ञान था। भले ही तिथि क्रम में ना हो, लेकिन भारत को इतिहास के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से पता था। फिर इसके बाद तीसरा जो हम लोग देखेंगे, इतिहास का वर्गीकरण, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हिस्ट्री का है, इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास के वर्गीकरण में एक टाइमलाइन है। 0 को हम लोग हमेशा बर्थ ऑफ क्राइस्ट मानते हैं। फिर इसके बाद राइट साइड में AD और लेफ्ट साइड में BC। जिस तरीके से मैथ्स में इंटीजर्स होते हैं, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव में जैसे -1 2 3 4, इसी तरह -500 BC, -1000 BC, -3000 BC। तो सबसे पुराना जो होगा -3000 BC होगा, तो -3000 इसमें सबसे पुराना है। फिर इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 500 AD, 1000 AD, 2000 AD, 2500 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये एनो डोमिनी। अब BC हो गया बिफोर क्राइस्ट। BC हो गया बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी ये पहले आफ्टर, एनो डोमिनी पहले इसको AD को आफ्टर डेथ बोला जाता था, लेकिन फिर बाद में इसको एनो डोमिनी बोला जाने लगा। फिर अब जो है इसको CE बोला जाता है, कॉमन एरा। तो AD बोले या CE बोले बात बराबर है। उसी तरह
बिफोर क्राइस्ट में बीसी बोले या बिफोर कॉमन एरा बोले, बात सेम है। फिर इसके बाद ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। इस इतिहास के वर्गीकरण में ट्राइपार्टाइट डिवीजन, ताकि इस इतिहास को पढ़ने में आसान हो, तो इसको हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। आज हम लोग इस इंट्रोडक्टरी क्लास को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।